वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं शिवानी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता ली। बैठक में ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के संबंध में नीति आयोग द्वारा की कार्रवाई की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। वहीं बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अविनाश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। रांची सांसद संजय सेठ और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने लोअर कोर्ट में सरेंडर किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेत्री नीलम चौधरी और रेखा महतो ने भी सरेंडर किया है। सभी लोग कोर्ट में उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर होने के बाद दोनों नेताओं और दोनों नेत्रियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 25,000 के 2 मुचलकों को जमा करने पर सभी को जमानत दे दी। बता दें कि विधानसभा के नमाज स्थल बनाने के विरोध में विधानसभा घेराव के बाद पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गैर जमानतीय धारा लगाई गई है। विधानसभा के अंदर नमाज घर का मामला था जो पूरी तरह असंवैधानिक था और पूरी तरह अव्यवहारिक था कि आप विधानसभा के अंदर नमाज घर बनाओगे, ये कहीं से उचित नहीं है। पूरे देश भर में ऐसा कहीं नहीं है कि आप नमाज घर बना दो, माने मस्जिद बना दो। हम सब धर्म का आदर करते हैं, किंतु अव्यवहारिक होगा तो उसका हम सब विरोध करेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 20 से 25,000 कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने का काम किया था। और जब हम सब विधानसभा घेरने पहुंचे, और वहीं गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभिन्न ब्रांच के बच्चों ने शामिल होकर अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। वहीं इसके समापन के अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने सफल खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। जिला खेल पदाधिकारी हेमलता कुमारी ने कहा कि निश्चित रूप से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का सराहनीय ये पहल किया गया है। और वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के पदाधिकारियों ने कहा कि इससे बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बनता है। हमारा फरवरी 26 से फरवरी 28 तक स्पोर्ट्स फेस्ट गुमला पॉलिटेक्निक में हम लोग आयोजन किए हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से टीम स्पिरिट, सद्भावना, दोस्ती, सबके बीच एक समानता का एक मैसेज जा रहा है स्टूडेंट के बीच। और बहुत दिनों से, क्योंकि कोरोना की वजह से लगभग 3 साल हो गया है, स्कूल लगभग बंद था और खेलकूद का कुछ हम लोग आयोजन नहीं कर पाए थे। तो इस बार बच्चों भी बहुत उत्साह से, आग्रह से इस स्पोर्ट्स फेस्ट में पार्टिसिपेट किए। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों में काफ़ी उत्साहित मतलब चेहरा नज़र आ रहा है। और खेल से मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। और बच्चों को इस तरह का खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मेरे तरफ से विजयी टीम को बधाई, और जो हार गए हैं उनको प्रोत्साहन। आने वाला दिन अच्छा करेंगे और इसी तरह हर संस्था में खेलकूद होना चाहिए। हमारे यहाँ जब से 2019 से गुमला पॉलिटेक्निक संस्थान का शुरुआत हुआ, तभी से हम लोगों का एक पेंडिंग था खेल प्रतियोगिता, जो कोई गुमला स्पोर्ट्स फेस्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं गुमला पॉलिटेक्निक में। तो हमने अभी कोविड-19 का ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने तुरंत इसको करवाया, ताकि बच्चों में खेल के प्रति जो एक रुझान रहता है उसको उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनको हम लोग भी पहचान सके, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का आयोजन करा सकें। और वहीं गुमला के नए उपायुक्त के रूप में सुशांत गौरव ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान सुशांत गौरव को खुद जिले के पूर्व उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर जिले के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने नए डीसी का स्वागत किया। इस दौरान जिले के नए डीसी ने कहा कि गुमला के हर व्यक्ति तक विकास के किरण पहुंच सके, इस दिशा में काम किया जाएगा। वहीं जिले के पूर्व डीसी ने अपने अनुभव को यादगार बताया है।
प्राथमिकताएं तो जगह ही तय करती हैं कि यहाँ पर क्या डिमांड होगी। जैसे चूँकि सेम जोग्राफिकल सिनेरियो है, सोशियो इकोनॉमिक जो है यहाँ का भी सेटअप वही है, तो कोई बहुत विशेष चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि बहुत ही शानदार काम जो पहले की टीम ने की है, जो यहाँ से भी जो डीसी अभी जा रहे हैं उन्होंने कराया है, तो कोशिश रहेगी कि उसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। और अगर कुछ जगह के अनुसार कुछ और भी करना होगा, जो प्राथमिकताएं बताई जाएंगी जगह के द्वारा, हम लोग वैसे ही काम किया जाएगा। नंबर 2, जो धान की अधिप्राप्ति वाले में था, जब हम लोग आए तो मात्र 3500 ही लोग किसान इनरोल होते थे, लेकिन आज की तिथि में वो 11-12 हज़ार हो गए। तो इस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। और नए डीसी साहब से अनुरोध है कि जो ग्रामीणों की समस्या हैं, खासकर यहाँ पर एसटी बाहुल्य लोग रहते हैं, उनको पूरा विकास मिले। सरकार की योजना जो चल रही है उसमें पूरा भागीदारी। और वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन कैंडिडेट्स को सम्मानित किया जिन्होंने नई दिल्ली और रांची के मुराहवादी के आयोजित परेड कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि 26 जनवरी 2022 को परेड में 20 कैडेट्स ने भाग लेकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी एनसीसी का कैडेट्स रह चुका हूं और मेरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं एनसीसी से, आर्मी से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और इसमें तो मेरा भी एक सपना था कि मैं भी देश की सेवा करूं और मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। मैं कभी कभी कहता हूं कि देशभक्ति की जो अगर भावना जागृत करना हो तो एनसीसी को अनिवार्य कर देना चाहिए। और वहीं झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के पक्ष में बोलते हुए बीजेपी के सचेतक बिरंची नारायण ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने पेयजल विभाग पर भी कई सवाल खड़े किए और इस दौरान सदन में सीपी सिंह ने कहा कि एक विभाग है पेयजल विभाग, जिसमें मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर। ये एक अलग बात है, लेकिन ये पूरे राज्य के ठेका मंत्री भी हैं, जिस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि या तो सीपी सिंह इसका ब्यौरा दे, अन्यथा माफी मांग ले। उन्होंने स्पीकर से कहा कि ये उचित नहीं है कि वरिष्ठता के नाम पर सीपी सिंह कुछ भी बोले। और वहीं हजारीबाग में इन दिनों कटक, मदाग, चसकुसा और चरही में नए थाने बने हैं। यहां अब तक पुराने जर्जर भवन या किसी तरह से सीड तैयार कर थाना चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही शहर के बीच लोह सिहना, कोरा और बड़ा बाजार थाना भवन भी काफी जर्जर हैं। यहां पुलिसकर्मी किसी तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं। इन सारी बातों की जानकारी देते हुए भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर देवेंद्र सिंह देव ने झारखंड के डीजीपी को पत्र भेजा और इन्हें इस पर संज्ञान लेने की गुहार भी लगाई। इस पर झारखंड के डीजीपी महोदय ने संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को कुछ निर्देश भी दिए हैं। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन ने इस संबंध में बताया कि उनके द्वारा मुफस्सिल और विभिन्न थानों के लिए भूमि चिन्हित कर भेज दिया गया है और जल्द ही उस पर अब काम भी शुरू किया जाएगा। वहीं कोर्रा, बड़ा बाजार और लोह सिहना थाना चौकी शहरी क्षेत्र में जमीन की काफी किल्लत भी है, लेकिन जल्द ही सभी थाना भवनों पर बेहतर कार्य करवाने की कोशिश की जा रही है। हजारीबाग जिले में अभी कुछ नए थाने बने हैं, जिसमें कटकमदाग, चलकुसा, चरही, ये थाने अभी हाल फिलहाल में नए बने हैं और वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी शिफ्ट किया है। कुछ थानों के लिए हम लोगों ने जमीन चिन्हित करके रखी हुई है। उसका प्रस्ताव भी हम लोगों ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को भेजा हुआ है। तो जैसे उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, उस थानों का भी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक शहर के कुछ थाने हैं, जैसे बड़ा बाजार ओपी हो गई, कोर्रा थाना, लोहसिंगना थाना आदि थानों के लिए अभी जमीन का चिन्हितीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि शहर के थाने हैं। शहर में बहुत आसानी से ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु हमारा जो ज़मीन ढूंढने का कार्य है वो भी चल रहा है। जैसे ही ज़मीन मिल जाएगी
तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक जल्द से जल्द एक प्रस्ताव भेजकर उन तीनों थानों के लिए एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए। और वही नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर एक बार फिर झारखंड विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के पहले हाफ में बीजेपी के तमाम विधायक सदन के बाहर हाथों में बैनर पट्टी लिए नेता प्रतिपक्ष की मांग सदन से करने लगे। वहीं आज सेकंड हाफ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी सदन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। इस 23 महीने में आज तक उन्होंने हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया। विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसको ध्वस्त करने का काम राज्य की सरकार लगातार कर रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकतंत्र के मंदिर के रखवाले विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष से उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से इतने महीने 26 महीने हो जाने के बाद भी जो लोकतंत्र के जो अधिकृत जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और स्पीकर महोदय का दोनों के मन में कुछ ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लोकतंत्र के प्रति अच्छी बातें। और वहीं झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था और आपको बताते चले कि आज सत्र की समाप्ति के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में लोगों ने अपनी बातें रखी, सरकार विपक्ष के सुझाव पर भी ध्यान देती है और साथ ही उन्होंने नीति आयोग की टीम के संबंध में कहा कि नीति आयोग की टीम आई थी, टीम के साथ काफी सकारात्मक बातें भी हुई हैं। आज सत्र का दूसरा दिन था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष का डिबेट हुआ, लोगों ने अपनी बातें रखी और सरकार विपक्ष की सुझावों को भी मद्देनजर हमेशा रखती है। साथ साथ में आज नीति आयोग की भी टीम आई थी। गिरिडीह का उनका दौरा रहा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में और काफ़ी सकारात्मक बात। और वहीं कांग्रेस विधायक अभा प्रसाद अपने ही सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अभा प्रसाद राज्य के पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण 50% लागू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने इस संबंध में विधानसभा में विभागीय मंत्री द्वारा कमेटी गठित करने के दिए गए आश्वासन पर कुछ भी कार्यवाही नहीं होने पर अपनी नाराजगी भी जताई और इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र में रैयतों को जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर भी गंभीर आरोप लगाए और राज्य में विस्थापन आयोग गठित करने की मांग भी रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मसला न केवल मेरे क्षेत्र में है बल्कि पूरे राज्य में परेशानी का सबब है। हमारे राज्य के अंदर ओबीसी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है और झारखंड राज्य जब बिहार में था, जब बिहार में हम लोग रह रहे थे अनडिवाइडेड बिहार में, तो उस समय 14% आरक्षण मिलता था। अभी झारखंड को अलग हुए 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वही स्थिति है और आरक्षण दूसरे सभी लोगों को मिल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक समुदाय को छोड़ दिया गया है। सभी को सबके साथ न्याय होना चाहिए और 27% आरक्षण कम से कम दूसरे राज्यों में मिल रहा है, कहीं भी 27% से कम आरक्षण नहीं मिल रहा है। और वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने आज सदन में अपने ही सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने सवाल उठाया कि साल 2018 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन में एवज में रियायतों को करीब 604.20 करोड़ रुपए मुआवजा अभी तक नहीं मिला।
राज्य सरकार और केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण रैयत पिस रहे हैं। भूमि अधिग्रहण से लगभग 200 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, 70 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। बंधु तिर्की के पूछे सवाल के जवाब में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जोबा मांझी ने बंधु तिर्की को आश्वस्त किया है कि मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में निर्माण काम को बंद करा दिया जाएगा। तो वहीं देवघर पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने मेलबर्न में रहने वाली शौजी जॉन से 82 लाख रुपए ठगी को अंजाम दिया था, जिसके लिए इन्होंने फर्जी कंपनी बनाकर क्रिप्टो करेंसी में 100% इंटरेस्ट देने के नाम पर ठगी की थी। ठगी जाने के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत मेल के जरिए जिले के एसपी धनंजय सिंह को की थी और जिसके बाद एसपी के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस ने देवघर नगर थाना के विलियम्स टाउन में दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 22 एटीएम कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 1 पासबुक, 4 चेकबुक, 1 कैंसल चेक, साथ ही 3 लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज और 1 अमेरिकी डॉलर को बरामद किया है। देवघर पुलिस कप्तान को एक मेल के थ्रू मेलबॉर्न में रहने वाले साजी जॉन व्यक्ति ने एक मेल किया था जिनमें उन्हें 82 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली क्या करते थे, बिग ब्लॉक बटालियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर कर उसके डायरेक्टर बने हुए थे और उसमें लोगों को क्रिप्टो करेंसीज और अदर इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी करने का